दोस्तों, अगर इंसान अपने काम को पूरी ईमानदारी से करता है तो उसे सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले कास्टिंग डायरेक्टर रमन ने अपने काम को ईमानदारी की छदम खाल उड़ाकर उसे अपनी हवस बुझाने का जरिया बना लिया था। यार संदीप, पूरा एक वीक निकल गया लेकिन अभी तक हम वर्मा सर की हॉरर फिल्म की हीरोइन ढूंढ नहीं पाए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो ये काम हमारे हाथ से जाते देर नहीं लगेगी। बॉस, ये पिछले प्रोफाइल देख लो, एक से बढ़कर एक लड़कियां हैं। तू भी ना मूर्खों वाली बात करता है। अबे राकेश छाबड़ा, सोगी जी, ये सब ऐसे ही बड़े कास्टिंग डायरेक्टर नहीं बन गए हैं, मेहनत की है उन्होंने। तो आई थिंक सर हमें ओपन ऑडिशन रख लेना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि किसी न किसी नए चेहरे में हमारी हीरोइन जरूर मिल जाएगी। तुम ठीक कह रहे हो। ऐसा करो, तुम जल्दी से सोशल मीडिया पर ऑडिशन की सारी डिटेल्स अपलोड कर दो, मगर एड्रेस यहाँ का नहीं, मड आइलैंड के ऑफिस का रखना। वो जगह लकी है मेरे लिए। मेरे करियर की शुरुआत उसी ऑफिस से हुई थी। तू जल्दी से ये सब निपटा ले, हमें वहां के लिए अभी निकलना होगा। ओके बॉस। रमन और संदीप मड आइलैंड वाले ऑफिस पहुंचकर ऑडिशन का सेटअप करने में जुट गए। काम खत्म करते हुए उन्हें रात हो गई और रात होते ही दोनों गुरु और चेला शराब की बोतल में उतर गए। रमन सर, मेरी मम्मी कहती है कि आपने मुझे पीना सिखाकर मुझे बिगाड़ दिया है। तो ठीक है, आज के बाद तू दूध ही पीना। ये इतनी रात में कौन आया है? जा देख तो। जी कहिए। सर, मैंने वो ड्रेस बुक पर ऑडिशन का मैसेज देखा था 12 बजे का, उसी के लिए ही आई हूँ। अरे बाबा, ऑडिशन का टाइम रात 12 बजे का नहीं, दिन के 12 बजे का है। आप दिन में आइए 12 बजे। देखिए सर, अगर आप मेरा भी ऑडिशन ले लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं बहुत दूर से आई हूँ। कितनी दूर से? जहन्नुम से आई है क्या? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। पर सर प्लीज ऑडिशन अभी ले लीजिए ना। संदीप, ये इतनी रिक्वेस्ट कर रही है तो ले लेते हैं ऑडिशन। तो चल, कैमरा और लाइट्स ऑन कर। सर अभी कैसे पॉसिबल है ना पॉसिबल? संदीप जी, अगर चाहे तो सब कुछ पॉसिबल है। आप वैसे भी सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? बस ऐसे ही जानती हूँ। अभी आपने कहा था ना, क्या जहन्नुम से आई हो? तो जहन्नुम से आने वाले तो सब जानते हैं, नाम, जन्म। यूं पहेलियां बुझाने की बजाय तुम सीधे सीधे बताओ कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला, वरना निकलो यहाँ से। अबे सुन लिया होगा मुझसे ही तेरा नाम, बेकार में क्यों इशू बना रहा है? आर्टिस्ट की थोड़ी रिस्पेक्ट करना सीख। चल अब ऑडिशन की तैयारी कर। बुराई जब रगों में खून बनकर दौड़ने लगती है तो इंसान हैवान बन जाता है। ऐसा ही हाल रमन का था। आधी रात में कम कपड़े पहने हुए एक लड़की ऑडिशन देने क्या आई, वासना उसकी आंखों से टपकने लगी। रमन संगीता का फायदा उठाने का मन बना चुका था, लेकिन उसे क्या पता था कि यह ऑडिशन उसकी जिंदगी का आखिरी ऑडिशन होने जा रहा है। देखो, अब तुम्हें मेरे 3 तक गिनती करते हुए इस कैमरा की ओर पूरे गुस्से से देखना है, ऐसे जैसे कोई चुड़ैल अपने शिकार को देखती है। So 1, 2, 3 and action। अब तू जिंदा नहीं बचेगा। हर बुराई इंसान के सामने लौट कर आती है। अरे वाह, बिना डायलॉग मिले
इतना रियलिस्टिक डायलॉग भी बोल दिया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। इसे ही रियलिस्टिक एक्टिंग कहते हैं, बड़ी बड़ी हीरोइनें नहीं कर पाती। माइंड ब्लोइंग। संदीप, कल ऑडिशन कैंसिल कर दे, अब और ऑडिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, और हाँ, डायरेक्टर वर्मा को भी कॉल करके बोल दे कि उनकी हीरोइन मिल गई है। क्या नाम है तुम्हारा? जी, संगीता। संगीता, 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 संगीता। सर, कहाँ खो गए? नहीं, कुछ नहीं। तुम्हारा नाम सुनकर कुछ याद आ गया था। संदीप, तू क्या बोलता है, कैसा लगा? अच्छा ऑडिशन था सर। मेरे खराब बिहेवियर के लिए वेरी सॉरी संगीता जी। इट्स ओके। अब ये सॉरी वॉरी हो गया हो तो अब ऑडिशन भी चेक कर ले। बॉस, बैटरी डाउन हो गई है। इट्स ओके, बैटरी चेंज कर ले। सॉरी सर, मैं जल्दबाजी में बैटरी का दूसरा सेट लाना ही भूल गया। सर प्लीज गुस्सा मत कीजिएगा, मैं अभी लोखंड वाला ऑफिस जाकर ले आता हूँ। 1.5-2 घंटे में वापस आ जाऊंगा सर। उसके बाद ऑडिशन चेक करके इन्हें भेज देंगे। तेरा हमेशा का यही नाटक है। होने वाली सुपरस्टार का एक एक पल कीमती होता है, समझा तू? जा जल्दी लेकर आ। हमें लगता है कि जो वक्त गुजर गया वो गुजर गया, अब लौट कर नहीं आएगा, मगर ऐसा नहीं होता। वक्त वो खेती होती है जहां हर बीते वक्त में हम अपने हाथों से अपने कर्म बोते हैं और एक समय के बाद अपने कर्मों की फसल हमें खुद ही काटनी होती है। आज रमन के कर्मों की फसल कटने का समय आ गया था। एक्चुअली मूवी में तुम्हारा कैरेक्टर बहुत ही बोल्ड और स्ट्रांग है। इस हॉरर मूवी में हीरोइन अपनी मौत का बदला लेती है। थोड़ा एक्सपोज भी करना पड़ेगा। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आजकल तो ये सब कॉमन है। अगर कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो? चिंता मत करो रमन, मैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी तैयार हूँ। बस एक बार कह दो कि पिछली बार की तरह इस बार मेरा यूज करने के बाद तुम मुझे मारोगे नहीं। कौन हो तुम? बताया ना, मेरा नाम संगीता है। वही संगीता जिसे तुमने इसी बंगले में जिंदा दफन कर दिया था। ये कैसा मजाक है? कैरेक्टर से बाहर आओ संगीता। बहुत सालों से, कब से निभा रही हूँ मैं इस कैरेक्टर को सर। ऐसे कैसे बाहर आ जाऊं? यही तो मेरा असली कैरेक्टर है। अरे अरे अरे, तुम्हारे चेहरे को क्या हो रहा है? अरे वैसे ही होता जा रहा है जैसे तूने किया था। यहीं इसी जगह तूने मुझे जिंदा गाड़ा था ना। अब मैं तुझे यहाँ गाड़ दूंगी। यहाँ अकेले रहते रहते मैं बोर हो गई हूँ रमन। तू होगा तो मजा आएगा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम तो मर चुकी हो। फिर तुम यहाँ कैसे आ गई? जब बदले का गुस्सा आसमान को चीर देता है ना रमन, तो मरे हुए लौट आते हैं। नहीं संगीता, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। माफ कर दो प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दो। तेरे जैसे लोगों के हाथों मरकर जो लड़कियां चुड़ैल बन जाती हैं, उनके पास माफी नहीं, मौत होती है। मौत। आज का मेरा ये ऑडिशन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी ऑडिशन था रमन। अब तू ऑडिशन लेने के बहाने किसी भी लड़की का शोषण नहीं कर पाएगा। नहीं नहीं, प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों,
बुरे कर्मों की जो फसल हम बोते हैं उसे इसी जन्म में हमें काटना पड़ता है। संदीप इस बुरे कर्म से दूर था, इसलिए बच गया। लेकिन आप लोग भूल से भी किसी लड़की का ना तो शोषण करना और न ही करते हुए देखना, वरना संगीता आज भी यही है, हम सबके बीच। आज लकड़ियां इतनी सी ही मिली, कल थोड़े में ही गुजारा करना होगा। आज तो बहुत ही अजीब सा सन्नाटा है जंगल में। हे भभूति वाले बाबा, रक्षा करना। घर जाके सीधा नहा के आपको प्रसाद चढ़ाऊंगा, फिर कुछ करूंगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। हे भगवान, ये आवाज कैसी? ये तो बहुत ही डरावनी आवाज है। जल्दी से निकल यहां से रघु। तुम कौन हो? कौन हो तुम? भूत हूं मैं। भूत भाई, मैंने कुछ नहीं किया। जंगल से लकड़ियां काटी है बस। तुम चाहो तो सारी लकड़ियां रख लो, पर मुझे जाने दो। मुझे पता है तुमने कुछ नहीं किया, पर क्या करे, इस पापी पेट का सवाल है। मुझे मेरी भूख मिटाने के लिए तुम्हें खाना ही पड़ेगा। भूत भाई, ये रावण के जैसे हंस के डराओ मत। मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज। घर पर मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही है। अबे पागल है तू, बीवी घर पर पति के आने का इंतजार नहीं करती। तो किसका करती है? बकरे का, जिसे वो रोज हलाल करती है। मैं तो तुझे मारकर तेरी दुखी जिंदगी से तुझे आजाद कर दूंगा। नहीं भूत भाई, कसम लगे मुझे मेरी मम्मी की, मेरी बीवी ऐसी नहीं है। वो तो तब तक कुछ नहीं खाती जब तक मैं घर नहीं पहुंचता। वैसे भी जब तक मैं ये लकड़ियां लेकर बनिए को नहीं बेचूंगा, तब तक घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बन पाएगा। हम मियाँ बीवी आम जनता हैं भाई, हम पहले से मरे हुए हैं। अब तुम तो मत मारो भूत भाई। तेरी कहानी तो सच में बहुत डरावनी है, मुझसे भी ज्यादा डरावनी। पर क्या करूं, भूत घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? अरे तो बोलिए ना भूत भैया, आपको घास खानी है? मैं अभी काट कर ला देता हूँ, महीना भर चलेगी। अबे ओ ढक्कन इंसान, थोड़ी बहुत भी पढ़ाई नहीं की? ये एक कहावत थी। पर कहावत तो घोड़े वाली थी ना, घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? अबे पगले, यहाँ घोड़ा मैं हूँ। पर आप तो भूत हो। अबे ओ इंसान, अपनी बातों से मुझे मत कर हैरान। मैं पहले से ही हूं परेशान। मुझे बस भूख लगी है, मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। माफ करना दोस्त। ये भूत तो मुझे मारने ही वाला है। क्यों ना इसे खाने का लालच दे दूं, शायद बच जाऊं। एक मिनट भूत भाई, मेरी बात सुन लो, फिर तुम चाहो तो मुझे खा लेना। जल्दी बोल। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं रोज तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊंगा, मम्मी कसम। ये डील तो अच्छी दे रहा है, लेकिन अगर तू वापस नहीं आया तो? मैं अपने घर का पता देता हूं ना भूत भाई। मैं नहीं आया तो तुम मेरे घर आकर मुझे और मेरी बीवी दोनों को खा लेना। तेरी बात तो सही है, पर मेरे पास इससे भी अच्छा आइडिया है। सुन, अगर तूने मेरी भूख मिटा दी ना, तो मैं भी तुझे कुछ ऐसा दूंगा जिससे तेरी गरीबी कुछ ही दिनों में दूर हो जाएगी। बोल, क्या बोलता है? मैं तो बोल ही दूंगा, पर तुम्हें कैसे पता कि मैं गरीब हूं? अबे जो इंसान बनिए को लकड़ी बेचकर घर चलाता है, वो क्या कहीं का राजा महाराजा होगा? बात करता है। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रख ले,
अगर कल तू खाना नहीं लाया तो तू और तेरी बीवी दोनों गए। ठीक है रावण भाई, मतलब भूत भाई, मैं समझ गया। मैं पक्का कल खाना लेकर आऊंगा। ठीक है जा, पर अभी कुछ खाने को है क्या तेरे पास? जी चने हैं। ला दे यार, आज इन्हीं से काम चला लेता हूं, पर कल पक्का। हाँ जाब। चने अच्छे हैं। जी जी भूत भाई। बाल बाल बचा। फिर क्या हुआ? अरे फिर होना क्या था, बच गया, वरना उस भूत ने तो हमारा काम तमाम ही कर दिया था। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ हमारे खाने के लाले पड़े हुए हैं, उसको कैसे खिलाएंगे? तुम चिंता मत करो, मैंने कुछ सोच रखा है। बहुत तबाही मचा रखी थी तुम लोगों ने, हमारा सारा खाना चट कर जाते थे। अब देखना बेटा, मैं तुम सबको कैसे चट करवाता हूँ। अरे यहाँ किससे बात कर रहे हो? भूत भाई के खाने से। हमें पता था आप बड़े होशियार हैं, इसीलिए तो आपसे शादी किए थे हम। मुझे पता है तू मेरा खून पीने से पहले मुझे बटर लगा रही है, पर कोई नहीं, तेरा ही हूँ। आता हूँ भूत भाई को खिला के, उसके बाद काम की सुध लूंगा। भूत भैया ये लो, ले आए आपके लिए खाना। भूत भाई मैं जाऊं क्या? मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुआ, ये लो तुम्हारा इनाम। सोने का सिक्का? इससे तो सचमुच मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। धन्यवाद भूत भाई, मैं कल खाना लेकर फिर आऊंगा। हाँ, कल मैं फिर आऊंगा। हुर्रे, मैं कल फिर आऊंगा। ए गुलाबिया, देख तो, सोने का सिक्का। अब अपनी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, हम अमीर हो जाएंगे। पर दिया किसने? अरे और कौन देगा, भूत भाई ने दिया है। असली है ना? अरे 100% असली है, इंसान धोखा दे सकता है, भूत नहीं। छोड़ो अब ये सब, तू चूल्हा जला, मैं इसे सोनार के यहाँ बेचकर कुछ खाने को लेकर आता हूँ। अच्छा सुनो, बाजार से गुलाब जल भी खरीद के ले आना और हमेशा अपने पास रखना, ताकि कोई भी बुरी बला तुम्हारे आसपास ना फटके। ठीक है। नमस्ते लाला जी। हाँ नमस्ते नमस्ते, क्या बात है रघु, बोल क्या सेवा करूं तेरी? जी लाला जी, बात ही कुछ ऐसी है कि आना पड़ा। अरे इस फटीचर के हाथ ये सोने का सिक्का कैसे लग गया? कहीं इसे जंगल में कोई खजाना तो नहीं मिल गया? चलो इसे पैसे दे देता हूँ, फिर पता करता हूँ। मिला कहाँ से ये तुम्हें? कोई चोरी का तो नहीं है ना भाई? अरे नहीं लाला जी, चोरी का नहीं, बल्कि खालिश ईमानदारी का है। आप पैसे दीजिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी तो इसे सही भाव लगा देता हूँ, बाद में देखता हूँ कि इसे ये सोना मिला कहाँ से। अच्छा लाला जी, मैं चलता हूँ। ये देख गुलबिया, क्या लाया मैं तेरे लिए, महीने भर का राशन, मीठा नमकीन। और ये देख, तेरी साड़ी फट गई थी ना, और हाँ मैंने गंगा जल भी खरीद लिया है, अब इसे मैं हमेशा अपने पास रखूंगा। हमको
पता था एक दिन तुम हमारी सारी इच्छा पूरा करोगे, इसीलिए तो तुमसे शादी किए थे हम। अच्छा अब कुछ खाने को बनाओ, बहुत भूख लगी है, कल सुबह काम पर निकलना है। मैं इस पेड़ पर चढ़कर छुप जाता हूँ, फिर ऊपर से ही रघु पर नजर रखूंगा। गुलबिया, मैं इन्हें भूत भाई को खिलाकर आया। ये कहाँ चल दिया? पीछा करना होगा। भूत भाई, ये लो खाना आ गया, वो भी एकदम ताजा ताजा। सही समय पर आया है तू रघु, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। बहुत तेज भूख लगी है मुझे, ला खिला दे। अरे भिखारी, मेरे होते हुए तुम रखोगे सोना? ये सोना मेरा है, मेरा। चल अब सिक्का दे दे मुझे, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। दे मुझे। लाला जी लालच में आकर मेरे पीछे पड़ गए। अगर कल किसी और को भी पता चला तो वो भी मेरे पीछे पड़ेगा। आखिर मैं ऐसे कब तक भूत के चंगुल में उलझा रहूंगा? अगर किसी दिन भूत को खाना नहीं मिला तो वो मुझे ही खा जाएगा। कुछ भी हो, अब इस झंझट से मुझे बचने के लिए कोई ना कोई उपाय निकालना ही पड़ेगा। अरे हाँ, मेरे पास तो गंगा जल है, इससे तो भूत भाई को मुक्ति मिल सकती है। क्या सोच रहा है रघु? तू मुझे ये सिक्का देगा या जान से जाएगा? अरे लाला जी, मुझे मारिएगा तो सिर्फ एक सोने का सिक्का मिलेगा। अगर आपको ज्यादा सिक्के चाहिए तो आप अंदर जाकर ले लीजिए। अंदर जाकर बोलिए। क्या बोलूं अंदर जाकर? ज्यादा कुछ नहीं, आप बस बोलिएगा, मैं भोजन हूँ, मुझे सिक्का दो। ये बोलने पर सिक्का मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। और हाँ, ये जल भी रख लीजिए। जल्द ही मेरे पास सोना ही सोना होगा। कितनी खुशी हो रही है ये सोचकर। मैं भोजन हूँ, मुझे सोने का सिक्का दो। भोजन? तुझे रघु ने भेजा है क्या? हाँ, रघु ने भेजा है। अब मुझे सिक्का दो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अच्छा, तू मुझे मारेगा? तेरी ऐसी की तैसी, जा तू मेरे पेट में विश्राम कर। ये क्या हो रहा है मुझे? मेरा शरीर जलने क्यों लगा? काम हो गया, लालची लाला भी मर गया और भूत को भी मुक्ति मिल गई। अब मैं पूरी मेहनत से काम करके पैसे कमाऊंगा। मिस्टर शर्मा के घर बेटी की बारात आई हुई थी। वे उसका स्वागत करने में व्यस्त थे। तभी उनके पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। मिसेस शर्मा चिल्लाते हुए वहां आई और मिस्टर शर्मा का हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ कहीं ले जाने लगी। उनका ये रवैया देखकर सभी हैरान थे। दुल्हा भी उनके पीछे पीछे सच्चाई जानने के लिए गया तो उस कमरे में पहुंचकर उसके होश उड़ गए। पूरे कमरे में खून फैला हुआ था और उसकी होने वाली दुल्हन मृतावस्था में पड़ी थी। उसका पूरा शरीर जगह जगह से कटा हुआ था। पूरी ज्वेलरी सामान सब कुछ बिखरा हुआ था और वहां से शादी का लाल लहंगा गायब हो चुका था। कोई पुलिस को बुलाओ, ये क्या हो गया मेरी बेटी के साथ? कहते हुए वो जोरों से रोने लगी। इंस्पेक्टर ने जब वहां आकर देखा तो वो खुद भी बहुत हैरान थे। लाश की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि यदि वो घर पर नहीं होती तो पहचानना मुश्किल होता। ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शहर में इस तरह का ये चौथा केस है। दुल्हन का इतना बेरहमी से खून कर दिया गया और सारी ज्वेलरी वहीं पर पड़ी हुई है, मगर लहंगा गायब है। कौन हो सकता है इन सब के पीछे?
दूसरी तरफ मीरा आज बहुत खुश थी। 4 दिनों के बाद उसकी शादी थी। सभी लोग शादी की तैयारी में व्यस्त थे, मगर सबके मन में कहीं ना कहीं शहर में होने वाली घटनाओं को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। क्यों ना हम लोग कहीं और जाकर शादी करें। मैं अपनी बेटी की जिंदगी के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती हूँ। यहाँ पर सब कुछ बुकिंग हो चुकी है, कहीं और जाकर नए सिरे से सब कुछ बुक करना होगा और दोबारा शादी की सारी तैयारी करना लगभग नामुमकिन सा है। हम लोग शादी यहीं पर करेंगे और मीरा की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था कर लेंगे। कोई चोर हो तो उससे रक्षा की जा सकती है, मगर आत्मा से कैसे आप मेरी बेटी को बचाओगे? तुम भी दूसरे लोगों की तरह बेवकूफों जैसी बातें कर रही हो। ये आत्मा वगैरह कुछ नहीं होता, लोगों का फैलाया हुआ भ्रम है। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी मीरा वहां पर आ गई और अपनी शादी का लहंगा उन दोनों को दिखाने लगी। माँ, देखो ये लहंगा कितना सुंदर है। बुटीक वाले ने इस पर कितना सुंदर जरदोसी का वर्क किया है। सच में बहुत सुंदर है। शादी वाले दिन जब तू इसे पहनेगी तो एकदम राजकुमारी सी लगेगी। कहते हुए उन्होंने आगे बढ़कर अपनी बेटी को गले लगा लिया, मगर उनके मन में कहीं ना कहीं संशय जरूर था। वे अपने पिता की ओर देखते हुए इशारे में उन्हें अपना निर्णय बदलने के लिए कह रही थी। आंखों ही आंखों में उसे शांत रहने के लिए कहा, बेटा, एक बार इस लहंगे को पहनकर देख लो। कोई फिटिंग की प्रॉब्लम होगी तो अभी 4 दिन का समय है, सब कुछ अच्छे से ठीक हो जाएगा। हाँ पापा, वो तो मैंने सोचा ही नहीं। एक बार ट्राई करके आ जाती हूँ। कहते हुए मीरा अपने कमरे में गई और अपना शादी का लहंगा पहनकर कांच में खुद को निहारी रही थी कि उसे कांच में किसी और की परछाई नजर आने लगी। उसने चौंक कर पीछे देखा तो वहां पर कोई नहीं था। उसे लगा कि वो उसके मन का भ्रम होगा। वह लहंगा पहनकर अपनी मम्मी पापा को दिखाने के लिए हॉल में चली गई। कमरे में खिड़की के पास लगी हुई विंड चाइम जमीन पर गिर गई और कमरे की लाइट्स अपने आप बंद चालू हो रही थी। देर रात जब मीरा खिड़की के पास बैठी अपने होने वाले पति से फोन पर बातें कर रही थी, तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके पीठ पर कुछ गर्म हवाएं आ रही है, जैसे कोई तेजी से उसके पीछे सांस ले रहा हो। बाहर सर्दी का मौसम है और खुली हुई खिड़की, ऐसे में पीठ पर गर्म हवा महसूस होते ही वो मुस्कुराते हुए बोली, मुकुंद के बच्चे, चुपचाप मेरी बातें सुनता है? रुक, तुझे अभी बताती हूँ मैं। कहते हुए वो अपने भाई को मारने के लिए पलटी तो पीछे कोई नहीं था। वह कमरे में उसे ढूंढने लगी, मगर कमरे में कोई नहीं था। वो बेफिक्र होकर दोबारा मोबाइल पर बात करने लगी। दूसरे दिन मीरा की हल्दी की रस्म थी। उसकी सहेलियां और दूसरे रिश्तेदार उसके साथ मस्ती मजाक करते हुए उसे हल्दी लगा रहे थे। तभी उसके पूरे शरीर पर तेज खुजली होने लगी और हल्दी का कलर पूरा काला हो गया था। अरे ये कैसा अपशगुन हो गया है, हल्दी पूरी काली हो गई है। अब क्या होगा? ऐसे शुभ मौके पर ये सब क्यों हुआ है? अरे आंटी, आप बेकार ही परेशान हो रही हैं। आजकल सब कुछ केमिकल वाला होता है। हो सकता है हल्दी में कोई केमिकल मिला हो, इस कारण हल्दी का रंग काला हो गया हो। मीरा, तू जल्दी से उठकर नहा ले ताकि तेरी स्किन पर कोई साइड इफेक्ट ना हो। अपनी सहेली के कहने पर मीरा तुरंत नहाने के लिए चली गई, मगर वो इस बात से अनजान थी कि बाथरूम में लगे हुए बड़े से मिरर में से एक साया उसे देख रहा है। वो नहा ही रही थी कि शावर में से पानी की जगह खून आना शुरू हो गया। पूरा बाथरूम लाल हो गया। वह आधी सी नहाकर बाथरूम से बाहर आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि इतना सब कुछ वहम नहीं हो सकता। अब उसके मन में भी भय पैदा हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके शादी वाली रात उसकी भी मौत हो जाए। डर के कारण वो कमरे के एक कोने में बैठी थर थर कांप रही थी। तभी उसके पापा वहां आए। वह तुरंत उनके गले लगकर रोने लगी और उन्हें अपने मन की बात बता दी। अरे यह सब तुम्हारे मन का वहम होगा। हल्दी के ऊपर साबुन लगाते हैं तो उसका रंग लाल हो जाता है, पता है ना? हो सकता है तुमने हल्दी छुड़ाने के लिए साबुन लगाया होगा, वही लाल पानी पूरे बाथरूम में फैल गया और तुम बेकार ही डर गई। अरे कल तुम्हारी शादी है और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी अपनी शादी में यूं डरी डरी से घूमे। चलो अब जल्दी से मुस्कुरा दो। कहते हुए उन्होंने उसे गुदगुदी कर दी। वो भी खिलखिलाती हुई हंसकर अपने पापा के गले लग गई। आधी रात को जब वो सो रही थी तो उसे बिस्तर में काफी ठंड होने का एहसास होने लगा। ऐसा लगा
वो बर्फ की सिल्ली पर लेटी हुई है। वो ठंड से कांप उठी। उसके पास ही उसकी माँ सो रही थी। वो भी उसके इस तरह उठने से तुरंत उठकर बैठ गई। क्या हुआ तुझे? क्यों परेशान दिख रही है? माँ 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 वो मीरा उन्हें सब कुछ बताना चाहती थी, मगर उसके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। उसकी माँ को लगा शायद कल शादी है, इसीलिए घबरा रही होगी। उन्होंने उसे पकड़कर अपने गले लगा लिया, मगर मीरा पूरी तरह से ठंडी पड़ी हुई थी। उसे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, मगर वे अपनी बेटी को हर हाल में कल सुरक्षित रखना चाहती थी। उन्होंने तुरंत अपने भाई को फोन कर गांव से अपने गुरुजी को लाने के लिए कह दिया था। पूरे घर में मेहमानों की धूम मची हुई थी। सभी लोग बारात के आने का इंतजार कर रहे थे, मगर मीरा की माँ के मन में बहुत डर था। मीरा भी डरते हुए तैयार होने लगी। तभी उसके कमरे में लाइट बंद चालू होने लगी और कांच में से एक साया उभर कर बाहर आया और उसे देखकर मीरा की चीख निकल गई। ये शादी मत करो, मना कर दो, बारात वापस भेज दो। कौन हो तुम और ये क्यों कर रही हो? शादी के बाद जिंदगी बर्बाद हो जाती है, जीवन में कुछ भी नहीं बचता। मेरी मानो शादी मत करो। किसने कहा शादी के बाद जिंदगी खराब हो जाती है? मैं क्यों तुम्हारे कहने पर शादी नहीं करूं? मैं तो शादी जरूर करूंगी। यदि तुम्हें शादी करनी ही है तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें मरना होगा। शादी करने के बाद मरने से अच्छा है कि तुम अभी मर जाओ। कहते हुए वो अपने बड़े नाखूनों से मीरा के ऊपर वार करने ही वाली थी कि तभी गुरुजी वहां आ गए। रुक जा, मुझे पता था कि तू यहाँ जरूर आएगी। तू मीरा को नहीं मार सकती है। मैं मीरा को मार नहीं रही हूँ, बचा रही हूँ। शादी के बाद ससुराल वाले बहू को जिंदा जला देते हैं। मुझे भी उन्होंने तड़पा तड़पा कर मारा था। मैं नहीं चाहती कि अब कोई और लड़की इस तरह तड़प कर मरे। बेटा, दुनिया में बहुत तरह के लोग होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते। यदि शादी में तुम्हारा एक्सपीरियंस खराब है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम किसी और की शादी नहीं होने दोगी। शादी होना दो लोगों का मिलन इस प्रकृति को चलाने के लिए अनिवार्य है। तुम उस नियम को नहीं बदल सकती हो। बदलेगा, हर नियम बदलेगा। मैं किसी की भी शादी नहीं होने दूंगी। मुझे अब इस लाल लहंगे से डर लगने लगा है। तुम्हें अब इससे डरने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारे गुनहगारों को सजा हम दिलाएंगे और तुम्हारी मुक्ति भी होगी। कहते हुए गुरुजी ने कुछ मंत्रों का जाप करते हुए गंगा जल उसके ऊपर छिड़का तो वो खूबसूरत सी लड़की में बदल गई। उसने अपनी पूरी कहानी उन लोगों को सुनाई। तभी गुरुजी ने उसके घर वालों को सजा दिलवाने का विश्वास दिलाया और फिर उसे मुक्ति दे दी। मीरा की शादी बहुत धूमधाम से हो गई। लाल लहंगे में सजी हुई मीरा बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने अपनी शादी के बाद गुरुजी की मदद से उस लड़की के ससुराल वालों को सजा दिलाई और अपना वादा पूरा किया। रात के करीबन 3 बज रहे थे। यश अपने कमरे में बेखबर सोया हुआ था। तभी अचानक किसी बुरे सपने से उसकी आंख खुल गई तो पूरे कमरे में धुंधी धुंध नजर आने लगी। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। कमरे में घबराहट और बेचैनी इस कदर बढ़ गया कि वो उठकर अपनी बालकनी में चला गया और सिगरेट पीने लगा। तभी उसका फोन बजने लगा और वो वापस अपने कमरे में आया। कमरे का तापमान बहुत ही कम था। उसने एसी की ओर देखा तो वो भी बंद था। मुंबई के ऊसम वाले माहौल में बिना एसी के कमरा इतना ठंडा कैसे हो रहा है, वो ये सोच ही रहा था कि उसका फोन दोबारा बजने लगा। फोन उसके पापा का था। बेटा, जितनी जल्दी हो सके आ जाओ, तुम्हारी माँ हमें छोड़कर चली गई। यश के हाथों से फोन जमीन पर गिर गया। उसे समझ ही नहीं आया कि पापा ने जो कुछ भी कहा वो सच है या सपना। शायद ये बेचैनी और घबराहट माँ के कारण ही हो रही थी, क्योंकि संतान और माँ के दिल के तार तो बच्चे के जन्म से पहले ही जुड़ जाते हैं। उसने अपनी अलमारी से 2 जोड़े कपड़े निकालकर अपना बैग पैक किया और कार से रात में ही गांव की ओर निकल गया। जब वो घर पहुंचा तो सुबह हो चुकी थी।
सभी रिश्तेदार भी इकट्ठा हो चुके थे। माँ की अंतिम यात्रा शमशान ना पहुंचकर एक कब्रिस्तान में पहुंची। वहां पर पहले से ही कब्र खोदी हुई थी। पापा, हम लोग माँ को लेकर यहाँ क्यों आए हैं? हमें तो शमशान जाना चाहिए था। बेटा, अब इस गांव के रिवाज बदल चुके हैं। हम लोग शमशान में नहीं जाते, बल्कि सभी लाशों का अंतिम संस्कार अब ऐसे ही होता है। मगर ऐसा क्यों? यदि माँ का विधि में अंतिम संस्कार नहीं हुआ और उनकी अस्थियों को गंगा में विसर्जन नहीं किया गया तो उन्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? बेटा, ज्यादा सवाल मत कर, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। यश के मना करने के बावजूद वे लोग यश की मां को कब्रिस्तान में दफना कर आ गए। यश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हुआ। रात को उसे नींद नहीं आ रही थी। रह रहकर उसे अपनी मां की शक्ल नजर आ रही थी। तभी वो अपना ध्यान परिवर्तित करने के लिए रात में गांव की गलियों में घूमने लगा। तभी उसे पायल की आवाज आने लगी। उसने उस आवाज की तरफ घूमकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। आवाज धीरे धीरे तेज हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई दबे कदम उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। अचानक उसे तेज धक्का लगा और वो जमीन पर गिर गया। और फिर जैसे ही वो उठा, किसी ने जमीन से उसे 4 फीट ऊपर उछाल दिया और वो फिर जमीन पर गिर गया। वो आसपास देखने लगा मगर कोई भी नजर नहीं आया। दर्द से कर्राता हुआ वो उठा और इस हादसे के बाद यश की सोचने समझने की शक्ति कम होने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वह घर जाकर चुपचाप सो गया। उसके पिता जो वहीं पर सो रहे थे, उन्होंने एक बार उसकी तरफ देखा मगर कुछ नहीं कहा। यश बिस्तर पर सारी रात सोचता रहा कि अभी जो कुछ भी हुआ उसके पीछे क्या वजह हो सकती है। सारी रात उसे नींद नहीं आई। सुबह थोड़ी देर नींद लगी थी कि मंदिर में होने वाली आरती की आवाज उसके कानों में पड़ी। वह तुरंत अपने बिस्तर से उठा और नहाकर सीधे मंदिर पहुंच गया। मंदिर में होने वाली आरती में शामिल होकर कुछ देर उसके मन को बहुत सुकून मिला। ऐसा लगा मानो रात की सारी परेशानियां और थकान उसके जहन से उतरती जा रही थी। पंडित जी उसे आरती देने लगे तो उसकी शक्ल देखकर कुछ पल के लिए खामोश हो गए और फिर उसके सर पर हाथ रखकर बोले, बेटा, आने वाले 10 दिन तुम्हारी जिंदगी में बहुत भारी है। तुमने कल जो गलती की है वो उस कारण वापस लौट कर आ जाएगी। मैंने कौन सी गलती की है? कौन लौट कर आ जाएगा? आप साफ साफ बताइए। कुछ अघोरी और ओझाओं के प्रभाव में आकर इस गांव के लोग अपनी संस्कृति और सभ्यता को भूल रहे हैं और पश्चिम संस्कृति को अपनाकर अपने लोगों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ऐसा करने से उनके घर के सदस्य वापस लौट कर आ जाएंगे, मगर उन्हें नहीं पता कि इस गांव पर बहुत बड़ी विपदा होने वाली है और कल इसकी शुरुआत हो चुकी है। हो सके तो अपनी मां का अंतिम संस्कार कर उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करना। हरि ओम। पंडित जी की बात सुनकर यश ने मन बना लिया था कि आज वो अपनी मां का अंतिम संस्कार करके रहेगा। इस बारे में अपने पापा से बात करने के लिए वो घर लौट आया, मगर घर पर कोई नहीं था। उसने अपने पापा को फोन लगाया तो फोन नॉट रीचेबल था। वो खुद ही घर से फावड़ा लेकर अपनी मां की लाश को कब्र से निकालने के लिए कब्रिस्तान पहुंच गया। वहां का नजारा देखकर हैरान रह गया। उसकी मां की लाश कब्र से बाहर निकली हुई थी और उसके पिता कुछ तांत्रिकों के साथ मिलकर किसी तंत्र क्रिया को अंजाम दे रहे थे। उल्लू और चमगादड़ वहां पर बहने की आवाज निकाल रहे थे। आसमान से खून की बारिश होने लगी। यह दृश्य देखकर यश की हिम्मत जवाब दे गई, मगर वहां मौजूद दूसरे सभी लोगों के चेहरे पर चमक थी। तभी उस लाश ने अपनी आंखें खोल दी और उठकर बैठ गई। अपनी मां को जिंदा देखकर यश थोड़ा हैरान भी था और परेशान भी कि यह कैसे संभव है। पूरी प्रक्रिया यश के लिए एक राज थी, मगर यश के पिता इस बात से अनजान थे कि तांत्रिकों ने उसकी मां के शरीर में एक शैतानी रूह का वास किया है
उसकी माँ नहीं बल्कि एक शैतान बन चुकी थी। उसने अपनी लाल आंखों से यश की तरफ देखा। यश जिस पेड़ के पीछे छिपा था वह पेड़ जलकर राख हो गया। यश अब सबके सामने मौजूद था। हम तो सोच रहे थे केवल एक इंसान को ही मारकर यहाँ पर दफनाना होगा, मगर हमारी इस क्रिया के 2 गवाह हो गए हैं। इन दोनों को पकड़ो और यहीं पर जिंदा दफना दो। तांत्रिक के कहने पर वहां मौजूद 4 लोग उठे और यश और उसके पापा को पकड़ लिए। ये सब क्या है? और यदि मेरी माँ सच में जिंदा हो गई है तो तुमने हमें क्यों पकड़ रखा है? मरकर कभी कोई जिंदा हुआ है क्या? जो अब होगा वो तो हमारा फैलाया हुआ भ्रम था जिसमें तुम सब लोग फंस गए। कई लाश यहाँ पर दफन हुई मगर किसी के भी शरीर में शैतान दाखिल नहीं हो पा रहा था। वो सब लाशें हमारे लिए बेकार थी, मगर हमारे पिछले 5 सालों की मेहनत रंग लाई। आज देखो शैतान जिंदा हो गया। कहते हुए वो तांत्रिक जोर जोर से हंसने लगा। अब बस 2 दिन और उसके बाद इस दुनिया पर शैतान का साम्राज्य होगा। कहते हुए उस तांत्रिक ने उन दोनों के सर पर वार किया और उन दोनों को वहां गड्ढे में दफना दिया। यश के पिता की तो उसी वक्त मौत हो गई थी, मगर यश जिंदा था। उन लोगों ने उसे जिंदा ही दफना दिया और वहां से चले गए। उन लोगों के जाने के बाद मंदिर के पुजारी ने तुरंत वहां गड्ढा खोदकर यश को बाहर निकाला और अपने साथ मंदिर में ले आए। अगले दिन जब यश को होश आया तो उसकी आंखें नम थी। मां के साथ साथ उसने पिता को भी खो दिया था। बेटा, तुम्हें उन लोगों से अपनी मां के शव को हर हाल में प्राप्त करना होगा और उसका अंतिम संस्कार ही इस पूरी समस्या का हल है। मगर तुम जितना सोच रहे हो वो उतना आसान नहीं है। वो लोग इस वक्त साधना में होंगे। यही वक्त है जब तुम अपनी मां के शव को हासिल कर सकते हो। ये लो रुद्राक्ष की माला और पवित्र त्रिशूल, ये तुम्हारी हर मुसीबत में रक्षा करेगा। पुजारी के कहने पर यश मां दुर्गा को प्रणाम करके कब्रिस्तान की ओर निकल गया। वहां देखा तो उन लोग उसकी मां की शव को बीच में रखकर कुछ विशेष अनुष्ठान कर रहे थे। जैसे ही उन लोगों को यश के वहां होने का एहसास हुआ, उन्होंने आहुति में खून डाला। आसमान से पत्थरों की बरसात होने लगी। वे पत्थर यश के ऊपर गिर रहे थे। पत्थरों की बरसात से यश घायल होने लगा था, मगर उसे अपनी मां को शैतान बनने से बचाना था, इसलिए वो आगे बढ़ता रहा। उल्लू और चमगादड़ तेजी से चीख रहे थे। आंधी के झोंके के साथ मिट्टी उड़कर उसकी आंखों में जा रही थी। दूसरी तरफ तांत्रिक अपनी साधना में लीन थे। तभी यश भगवान का नाम लेने लगा और आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसने वहां मौजूद अपनी मां के शव को तुरंत रुद्राक्ष की माला पहनाई और मुख्य तांत्रिक पर त्रिशूल से वार कर दिया। जैसे ही उस त्रिशूल से वार किया, यश की मां के गले में रुद्राक्ष की माला होने के कारण बुरी तरह से तड़प रही थी। यश ने उस त्रिशूल को लिया और अपनी मां के सीने में भी डाल दिया। उसकी मां के शरीर से भी एक काला धुआं बाहर निकला और पूरे कब्रिस्तान में जो हलचल मची हुई थी खामोश हो गई। तांत्रिक के सहयोगी डर से वहां से भाग गए। तब तक पुजारी और दूसरे गांव के लोग वहां पर आ गए थे। पुजारी ने सभी लोगों को हकीकत बताई। तब गांव के सभी लोगों ने मिलकर यश की मां का और तांत्रिक की लाश का भी अंतिम संस्कार किया। हमारे कई वेद और शास्त्र में इंसान को पूजनीय देने का तरीका है, मगर कुछ राज को राज रहने दिया जाए तो सही रहता है। एक अंधेरा कमरा जिसमें अग्नि का एक हवन कुंड चल रहा था और जोर जोर से मंत्र उच्चारण की आवाज आ रही थी। रश्मि बेजान सी हवन कुंड के आगे बैठी थी। अपने आसपास जो हो रहा है वो सब कुछ समझ रही थी, लेकिन वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी, मानो उसका शरीर किसी और के कब्जे में हो। वो बस अपनी बेबस आंखों से सब कुछ होते हुए देख रही थी। उसके बगल में रश्मि का पति विवेक का शरीर पड़ा हुआ था। विवेक का शरीर धीरे धीरे काला पड़ता जा रहा था, मानो जैसे उसके शरीर में खून ही ना हो। मुंबई में रहने वाली रश्मि और उसका हस्बैंड विवेक कुछ दिनों के लिए अपने गांव राजस्थान जा रहे थे। विवेक, बहुत महीनों के बाद गांव जा रहे हैं ना?
मैं तो बहुत खुश हूँ और बहुत एक्साइटेड भी हूँ सबसे मिलने के लिए। हाँ हाँ, मिल लेना सबसे, लेकिन सबके बीच मुझे भूल मत जाना, वरना पता चला कि पत्नी पति को ही भूल गई। अच्छा जी, ऐसी बात है। ठीक है, अब तो मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। अब अपने सारे काम खुद ही कर लेना। अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। आपके बिना तो हमारा पन्ना भी नहीं हिलता। दोनों जोर जोर से हंसने लगे। अचानक से उनकी गाड़ी के सामने एक काली बिल्ली आ जाती है। विवेक जोर से ब्रेक लगाता है। तुम रुको, मैं देखता हूँ। विवेक गाड़ी से बाहर आया और गाड़ी के सामने चेक करने लगा, लेकिन उसकी गाड़ी के हेडलाइट पर कुछ खून के छींटे थे, पर आसपास उसे कहीं भी बिल्ली दिखाई नहीं थी। वो गाड़ी के पास गया और गाड़ी से पानी की बोतल निकाली और हेडलाइट पर लगे खून को साफ करने लगा। उसके बाद वो गाड़ी में आकर बैठ गया। क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब कुछ ठीक है, तुम टेंशन मत लो। लेकिन वो बिल्ली गाड़ी के सामने। विवेक ने रश्मि को कुछ ना बताना ही सही समझा। विवेक ने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ने लगा। कुछ देर आगे जाते ही उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो गाड़ी की तरफ हाथ दिखा रहा था। विवेक, देखो सामने कोई आदमी है, शायद उन्हें लिफ्ट चाहिए। हाँ हाँ, देखा मैंने। क्या हुआ दादाजी, कहाँ जाना है आपको? बेटा, बस यहीं पास में ही मेरा घर है। तुम्हें अगर कोई परेशानी ना हो तो क्या तुम मुझे घर तक छोड़ सकते हो? तुम्हारा मुझ पर बड़ा एहसान होगा। अरे एहसान कैसा, आप बैठ जाइए। बूढ़ा आदमी गाड़ी में बैठ गया। विवेक गाड़ी चलाने लगा और बूढ़े आदमी से बात करने लगा। वैसे दादाजी, इतनी रात को आप इस सुनसान जगह पर क्या कर रहे थे? मैं अपनी पत्नी की दवाई लेने गया था, लेकिन मुझे वापस आने में देर हो गई और मेरी बस छूट गई। बस इसीलिए पैदल चलते जा रहा था। सब बात कर ही रहे थे कि तभी रश्मि को ऐसा लगा जैसे उसने आईने में कोई भयानक चीज देख ली हो। वो जोर से चीखी। क्या हुआ रश्मि? वो आईने में। विवेक ने आईने में देखा तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। वो रश्मि को समझाने लगा कि ये उसका वहम होगा। विवेक फिर से गाड़ी चलाने लगा। थोड़ी देर बाद वो एक हवेली के पास पहुंचे। वो हवेली बहुत पुरानी थी और खूबसूरत भी। बूढ़ा आदमी गाड़ी से उतरा और विवेक को थैंक्स बोलने लगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। क्या तुम अंदर चलोगे? मुझे अच्छा लगेगा। चाय तो पीकर जाओ। हम जरूर आते, लेकिन अभी नहीं दादाजी, हमें भी घर जल्दी पहुंचना है। तुम आते तो मेरी पत्नी को भी अच्छा लगता। कम से कम कॉफी तो पी लेते। विवेक, चलो ना, चलते हैं, हम थोड़ी वापस आने वाले हैं। रश्मि की बात मानते हुए विवेक गाड़ी से उतरा। रश्मि भी बाहर आ गई। दोनों बूढ़े आदमी के साथ हवेली में पहुंच गए। बूढ़े आदमी ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक बूढ़ी औरत काठी के सहारे चलते चलते दरवाजे के पास आई और दरवाजा खोला। ओह, अरे तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे ये दोनों मिल गए तो इनसे मदद मांगी। अरे आओ आओ बेटा, अंदर आ जाओ। रश्मि और विवेक हवेली के अंदर गए और सोफे पर बैठ गए। वैसे दादाजी, आपकी हवेली तो बहुत अच्छी है। हाँ, ये हमारी पुरखों की हवेली है। कम से कम 300 साल पुरानी है ये। क्या हम हवेली को घूमकर देख सकते हैं? हाँ हाँ बेटा, देख लो, तब तक कॉफी भी बन जाएगी। रश्मि और विवेक हवेली घूमने लगे। घूमते घूमते रश्मि एक कमरे में पहुंची। कमरे में अंधेरा था। रश्मि ने लाइट ऑन की तो देखा कि कमरे का सारा सामान सफेद कपड़ों से ढका हुआ है। रश्मि अंदर गई। उसने पीछे देखा तो विवेक वहां नहीं था। उसने विवेक को आवाज लगाई। विवेक, विवेक, कहाँ चले गए तुम? रश्मि को लगा कि विवेक किसी और कमरे में गया होगा। रश्मि कमरे में घूम ही रही थी कि एक बिल्ली ने ऊपर से छलांग लगाई। उसकी आवाज से रश्मि डर गई। उसने पीछे देखा तो बिल्ली भागती हुई कमरे से बाहर गई। तभी रश्मि को ऐसा लगा जैसे उसे कोई बुला रहा हो। रश्मि, रश्मि। रश्मि उस आवाज की ओर बढ़ी। उसने अपना हाथ उठाया और सामने वाला एक सफेद कपड़ा खींचा तो उसे एक आईना दिखाई दिया। वो धीरे धीरे आईने की तरफ बढ़ी। अचानक उसे एक भयानक चेहरा आईने में दिखाई दिया और आईने के पीछे से
2 हाथ बाहर आए और रश्मि की तरफ बढ़ने लगे, मानो वो उसे पकड़ना चाहते हो। डर के मारे रश्मि जोर से चिल्लाई। रश्मि की आवाज सुनकर विवेक कमरे की ओर भागा। वो रश्मि के पास गया। क्या हुआ तुम्हें? तुम चीखी क्यों? वो आईने में। आईने में क्या रश्मि? वहां तो कुछ भी नहीं है। वहाँ कोई था विवेक, मैंने देखा था। लगता है आज तुम्हें कुछ ज्यादा ही भ्रम हो रहा है। पहले गाड़ी में और अब यहाँ। चलो नीचे चलो, बहुत घूम लिया। रश्मि और विवेक दोनों नीचे गए। बूढ़ी औरत दोनों के लिए कॉफी लेकर आई। अरे आओ बेटा, देख लिया घर, अब कॉफी पी लो। बूढ़ी औरत ने रश्मि और विवेक को कॉफी दी। दोनों ने ही कॉफी पी और वापस घर जाने के लिए निकल पड़े। अच्छा दादाजी, दादी जी, हम निकलते हैं। आप दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। विवेक और रश्मि निकलने ही वाले थे कि अचानक दोनों को चक्कर आने लगा। विवेक, ये क्या हो रहा है? मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? रश्मि, मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सब धुंधला होता जा रहा है। इससे पहले कि दोनों कुछ समझ पाते, विवेक बेहोश होकर नीचे गिर गया और रश्मि वहीं एक पुतले की तरह खड़ी रही। बूढ़ा आदमी और औरत दोनों को अपने हवेली के एक अंधेरे कमरे में लेकर गए। विवेक को एक घेरे में लिटा दिया और रश्मि को भी दूसरे घेरे में बिठा दिया। बूढ़ा आदमी हवन के सामने बैठकर मंत्र बोल रहा था और बूढ़ी औरत हाथ में कुमकुम लेकर चारों ओर घूम रही थी और जमीन पर गोल घेरे में कुमकुम छिड़क रही थी। रश्मि सब कुछ देख रही थी, समझ रही थी, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी। जैसे जैसे वो बूढ़ा आदमी मंत्र पढ़ते जा रहा था, विवेक का शरीर काला पड़ता जा रहा था और कुछ ही देर में विवेक का पूरा शरीर एक सड़ी हुई लाश की तरह बन गया। रश्मि अपनी बेबस आंखों से इस घटना को देख रही थी। फिर वो बूढ़ी औरत रश्मि के पास गई और उसने रश्मि की बाएं हाथ की उंगली काटी और उसका खून एक कटोरी में जमा करने लगी। थोड़ी देर बाद रश्मि का खून उस कटोरी में भर गया और रश्मि वहीं जमीन पर गिर गई। बूढ़ी औरत ने वो खून नीचे रखा और कुछ मंत्र पढ़ने के बाद सारा खून बूढ़ी औरत ने खुद पी लिया। क्या हुआ? कैसा लग रहा है अब? बहुत अच्छा लग रहा है, फिर से जवान खून पीकर। क्या हुआ, तुम कुछ नहीं कहोगे? क्या अपना चेहरा नहीं देखना चाहोगे? हाँ जरूर। बूढ़ी औरत और उस आदमी ने अपना चेहरा पानी में देखा। पानी में रश्मि और विवेक का चेहरा दिखाई दिया और पूरी हवेली में दोनों की हंसने की भयानक आवाजें सुनाई दे रही थी।